है ये ट्री ग्राफ का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ट्री का है मेरे पास में। ठीक ठीक है, तो बोल ऐसा रहा है कि मेरे पास एक ट्री है जो कि रूटेड है। रूटेड का मतलब उसका रूट तुमको बता दिया गया है। ठीक है, तो ट्री जो है वो रूटेड है वर्टेक्स 1 पे। इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 को एज अ हिंज मान के पूरे ट्री को ऐसे लटका सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा खूंटी है, उस खूंटी पे ये लटक गया और लटकने के बाद में पूरा का पूरा जो ट्री का व्यू है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो रूटेड का ये सेंस है। तो जैसे 1 हो गया, अब 1 के चाइल्ड मतलब डायरेक्ट चाइल्ड्स, इनको हम नेबर भी बोलते हैं या डायरेक्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चाइल्ड है। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद नंबरिंग फॉलो हो, ये मेरा 3 6 7 कुछ भी हो सकता है। वो गिवन ट्री पे डिपेंड करता है मेरा। 8 2 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रूटेड का यही सेंस होता है कि हम एक सही सा एक व्यू मिल जाता है हमको, कि हम टॉप टू बॉटम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसे चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन अलग से दिखता है। जैसे 1 जो है वो ग्रैंड पेरेंट है, रूट है। रूट के बाद में फिर उससे ये चिल्ड्रंस निकले, फिर उन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन निकले, ऐसे। और एट लास्ट में जिनके कोई फर्दर चिल्ड्रन नहीं होते, इनको लीव्स बोलते हैं, है ना। इनकी डिग्री जो है 1 होती है और बाकी सब की डिग्री मोर देन 1 होती है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स होते हैं मेरे पास में। जैसे 1 का ये सारे तो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, और ये जो पूरा पार्ट है ये बोला जाता है सब ट्री ऑफ आई। ठीक है, तो ये 1 का सब ट्री है। जैसे 3 का सब ट्री अगर मैं बनाऊँ तो ये बनेगा, ये 3 का सब ट्री है। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड कवरिंग ऑल द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस, है ना। तो ये बेसिकली सक्सेसर को क्लब करने जैसा है। ठीक है, तो मैंने क्लब कर दिया। ठीक है, तो क्लबिंग जो होता है मेरे पास में वो होता है सब ट्री। और एंसेस्टर एक टर्म होता है। तो जैसे 2 का एंसेस्टर है 1। एंसेस्टर मतलब कि इसका पूर्वज जो कहीं ना कहीं लाई करता है। ठीक है, तो 3 जो है वो तो इसका लेट से फादर है ना, या जो भी है। तो इसका मतलब यह है कि 3 और 2 में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। मतलब 2 इसका डायरेक्ट पेरेंट है, 1 इसका पेरेंट है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है एंसेस्टर। और 2 से ऊपर इधर जितने भी रहेंगे ना, लेट से 1 भी किसी का चाइल्ड है, तो ये भी एंसेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली किसी नोड को पकड़ो और उसका पाथ ट्रेस करो, कहाँ तक, रूट तक। ठीक है, रूट तक पाथ ट्रेस किए, और अब इस पाथ में जो भी लाई करेगा वो इस नोड का क्या हो जाएगा, एंसेस्टर। ठीक है, इस नोड का एंसेस्टर है ये। हालांकि ये पेरेंट है, लेकिन बोल सकते हैं ये भी एंसेस्टर है, ये भी एंसेस्टर है, ऐसे। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, किसी नोड को पिक करना है और ट्रेस करना है ऑल द वे अप टू रूट। ठीक है, बीच रास्ते में जो जो नोट्स मिलते जाएंगे वो कहलाते हैं एंसेस्टर। ठीक है, तो हमको क्या एंसेस्टर सीखने को मिला और सब ट्री सीखने को मिला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि ये 1 पे रूटेड है, और मेन क्वेश्चन ये है कि लेट से मेरे पास एक ट्री गिवन है। ठीक है, तो ऐसा मेरे को एक ट्री गिवन है। इस ट्री में उसने बोला कि लीव्स पे जो है अनयूजबल पार्क्स हैं।
ठीक है, उन पार्क्स पे उसको जाना है। तो उसने वही बोला कि लीव वर्टाइसिस ऑफ द पार्क कंटेन रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट है तो लीव्स मतलब बेसिकली एकदम बॉटम वाले, जिनका केवल 1 डिग्री है और जिनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो उस लीव पे जाने के लिए वो रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में जाने के लिए उस पाथ में कुछ कैट्स हैं। जेफ वांट टू choose a restaurant where he will go, but unfortunately he is very afraid of cats. So there is no way he can go to the restaurant if the path from the restaurant to his house contains more than m consecutive vertices with cats. ठीक है, तो लेट से उसको यहाँ जाना है, लेकिन अगर m की वैल्यू 2 है और सिनारियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कैट है और यहाँ पे कैट है, तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो नोट्स हैं वो 2 कैट्स रख लिए। लेकिन वही अगर सिनारियो ऐसा हो जाता है कि पहले वाले वर्टाइसिस में कैट है और एक गैप होकर के कैट है, तो 2 कैट्स तो हैं पाथ में लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो वो पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने केसेस देख लिए, कब वो पहुँचेगा कब नहीं पहुँचेगा। तो केस ये है कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट से मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पाथ को मैंने अलग से ट्रेस कर दिया, किसी लीव से किसी रूट तक का ट्रेस कर दिया है ना, और यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैट्स हो गए और यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैट, बीच में एक गैप हो गया। और अगर m की वैल्यू 4 है तो ये ओके है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव और यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव, तो वो जो है इस पाथ में चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन वही अगर m की वैल्यू 3 हो गई तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे कंसेक्यूटिव है पाथ में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और हमको देखना है कि वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। हमको बताना क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीव्स फ्रॉम ऑफ द ट्री ऑफ द पाथ to which Kefa's home contains at most m vertices with cats। अच्छा, इसका मतलब ये है कि at most m है तो वो जा सकता है। जैसे अगर इसको पकड़े तो बेसिकली बताना है कितने लीव्स हैं जहाँ वो जा सकता है रेस्टोरेंट। लेट अस रिमाइंड ट्री कनेक्टेड रूटेड ट्री विथ वर्टिसेस रूट, वही पुरानी थ्योरी। Vertices is a parent, vertex is a parent of closer to the root of the child. It has no children. Note to the first sample case, vertices contain cats are marked red. The restaurant at 234 Shefa can't go to restaurant located at vertex 2। ठीक है, तो वो 2 वर्टाइसिस पे वो जा सकता है, 3 और 4, 2 वाले पे नहीं, क्योंकि m इक्वल टू क्या गिवन था, n और m गिवन है, m इक्वल टू 1 था यहाँ पे। ठीक है, तो रास्ते में एक कैट तो हो गया क्योंकि रूट पे ही बैठा हुआ है ना, लेकिन एक कैट है तो कोई बात नहीं, एटमोस्ट m बोला है ना, एटमोस्ट एक कैट है तो कोई बात नहीं, तो 3 पे जा सकता है, 4 पे, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये मामला गलत हो जाएगा। अगला टेस्ट केस पकड़ते हैं। m इक्वल टू 2 बोला है, m इक्वल टू 1 बोला है। ठीक है, तो 1 बोला है तो ये रास्ता तो कट हो गया, ये रास्ता भी कट हो गया, ये रास्ता भी कट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 से वो 2 पे चला जाएगा और 5 पे, तो केवल एक रास्ता है, एक रास्ता हो सकता था, क्योंकि ये देखो ये वाला सेक्शन तो पूरा कट हो गया ट्री का, लेकिन इस सेक्शन में ऐसा है कि कंसेक्यूटिव एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कंसेक्यूटिव एक हुआ, फिर ये बीच में गैप हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो वो जा सकता है। ठीक है, ऐसा था कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं थे ना, 2 नोड्स तो हैं टोटल इस पाथ में,
कंसेक्यूटिव कैट्स हैं, मतलब 2 कैट्स हैं इन टोटल, लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं है, इसलिए वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बात है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एल्गोरिदम चाहिए। तो एल्गोरिदम ऐसा है कि लेट से एक पाथ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस पाथ में हमको मैक्स मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि पाथ का जो मैक्स कंसेक्यूटिव कैट्स है वही मैटर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में m की वैल्यू थी 3, m की वैल्यू 3 थी और मेरे को रास्ते में 2 मिला था और 3 मिला था, है ना। तो ये 2 तो मैटर ही नहीं करता है क्योंकि उससे मैक्स बैठा हुआ है। ठीक है, तो पूरे के पूरे पाथ में लेट से कुछ कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हो सकते हैं, कैट्स के कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स। तो लेट से यहाँ पे x1 कैट्स है, यहाँ पे x2 कंसेक्यूटिव कैट्स हैं, बीच में गैप्स आ गया, यहाँ पे x3 कैट्स हैं, ऐसे ऐसे करके x के कैट्स का ब्लॉक है, टोटल k कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं। हमको क्या करना है, इन सारे ब्लॉक्स का मैक्स ले लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लिया, xm इक्वल टू मैक्स ऑफ x ऑफ i, ये ले लिया। और ये लेने के बाद में मैं क्या करूँगा, xm को मैच कर लूँगा। अगर xm जो है ये ग्रेटर देन m है तो इसका मतलब है नॉट काउंट, वो जो लीव है वो काउंट नहीं हो सकता अगर ऐसा कंडीशन है तो, अदरवाइज प्लस प्लस, मतलब लीव्स का एक काउंट होगा, उसमें प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक, बस यही करना है। हाँ, अगर ये पहला क्वेश्चन है ग्राफ ट्री का, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, मैं करता हूँ ये क्वेश्चन को। n और m की वैल्यू जो है ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ट्री ग्राफ के क्वेश्चन में जितने नोड्स हो सकते हैं मेरे पास में एट मैक्स, तो ये अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम पहले डिफाइन कर लें। ठीक है, तो उसको हैश डिफाइन बोल देते हैं, हैश डिफाइन n को कितना कर दूं, 10 की पावर 5 कर देता हूँ। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स n, और n की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 है ना, 10 की पावर 5 तो ये हो गया, और एक एक्स्ट्रा ताकि वो एज वाला ना फंसे, सेगमेंटेशन फॉल्ट ना आए। तो अब ये कर सकते हैं कि तो अब क्या करेंगे, हम एक वेक्टर ले लेते हैं। हाँ, वेक्टर भी बार बार यूज होगा, तो उसके लिए एस डिफाइन वी आई कर लो। क्या, वेक्टर आई एन टी। तो हमने एन को ऐसे डिफाइन कर लिया था, वेक्टर भी डिफाइन कर लिया है ना। तो जो शॉर्टकट्स हैं वो यही है, और आर ई पी की बात होती है, तो आर ई पी को ऐसे कर लो, आई कॉमा एन। इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं कि इस लाइन का मतलब होगा फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो जहाँ भी तुम ये लिख दोगे, कंपाइलर क्या करेगा, इस टेक्स्ट को इससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट, ये भी शॉर्टकट, वी आई आई एन टी को मैं सिर्फ वेक्टर आई एन टी को वी आई लिख दिया। ठीक है, तो वी आई नाम दे देता हूँ एडजेसेंसी, ये बस नेमिंग का तरीका है, क्योंकि ये नेटवर्क जो है वो एडजेसेंट चीज़ों से बना हुआ है ना, ये एडजेसेंसी। और ट्री ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स,
और हम लोग जो यूज़ करते हैं C++ में वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाले से, तो इसलिए ADG नाम ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ठीक, तो असल में हुआ क्या, मैं n साइज का n वेक्टर्स डिफाइन कर दिया। ये अरे ऑफ वेक्टर्स है ना, तो ये ADJ ऑफ 0 एक अरे ऑफ वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर है अपने आप में। ऐसे मेरे पास n वेक्टर्स हैं टोटल, इतने सारे वेक्टर्स हैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये 1 है, ठीक, तो 1 जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वेक्टर है, ADJ ऑफ 0 जो है एक वेक्टर है, ADJ ऑफ 1 जो है वो भी एक वेक्टर है। तो ADJ ऑफ 1 में मैं 2 को पुश बैक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, 1 का नेबर है 2, ठीक है। 1 वेक्टर 1 में मैं पुश बैक कर दूंगा 3 को। इसका मतलब क्या है, 1 का नेबर है 3 और 1 पे मैं पुश कर दूंगा 4 को, ठीक है। और साइमल्टेनियसली 2 में पुश कर देंगे 1 को, क्योंकि अगर 1 2 का नेबर है तो 2 भी तो 1 का नेबर है, ठीक है। 3 ऐसे ही ये बोथ साइड है, क्योंकि अनडायरेक्टेड एज है तो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो 3 से 1 पे भी जा सकता है, मतलब 2 भी बोल सकता है कि 1 मेरा नेबर है, और 1 भी बोल सकता है कि 2 मेरा नेबर है, इसीलिए दोनों पे पुश बैक होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, बाकी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एंटी एन का, एम का, यू और वी का अभी पता चल जाएगा। तो सी इन कर लेते हैं एन एम, ठीक है। तो वाइल नहीं है, टेस्ट केसेस नहीं है मेरे पास में। एन गिवन होगा, एम गिवन होगा, उसके बाद में अब देखो मेरे को n-1 एजेस दिए जाएंगे ना, उसके बाद में कैट से दिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 4 वर्टाइसेस के बारे में बता दिए कि कहाँ कहाँ कैट्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूँ। तो bool हैश कैट ऑफ साइज n, ठीक है। तो मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो int इसी जो रेप लिखे इसी को यूज़ करते हैं, n तक चलाएंगे। तो क्या करेंगे, हैश कैट सीन कर लेते हैं, हैश कैट ऑफ i+1 है। तो ये bool, लेकिन ये काम कर जाएगा। अगर 1 आया तो 1 का बुलियन में कन्वर्ट होकर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और i+1 से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि जब ये 0 आया, i की वैल्यू 0 आया, तो ये #1 पे, मतलब मेरा पूरा का पूरा अरे जो है एक शिफ्ट हो गया। तो जो 0 था वो 1 बन गया, 1 था वो 2 बन गया, और जो n-1 था वो n बन गया। तो मेरा नया अरे बन गया 1 to n। अब अगर मैं हैश कैट ऑफ 1 करता हूँ, तो मेरे को ये पता चलेगा कि जो पहला कैट है, मतलब पहला नोड है, उसमें कैट है या नहीं। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ कि हैश कैट ऑफ कोई सा भी नोड x, लेट से, ये मेरे को बताएगा कि नोड x में कैट है या नहीं, ठीक, समझने वाली चीज़ है। अब n-1 तक चलेंगे, क्योंकि अब हमको एजेस रीड करना है। तो सीन यू किए, वी किए। अब क्या करेंगे, ADJ ऑफ u डॉट पुश बैक, मतलब कि u जो है उसके नेबर्स के लिस्ट में v को पुश कर दो, और सेम चीज़ करो v के लिए, v के जो नेबर्स हैं उसमें पुश कर दो u को, ठीक। ये तो ये मैंने रीड कर लिया गिवन ग्राफ को।
बहुत सी। अब डीएफएस चलाएंगे। तो हमको एक अरे मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो होगा INT पेरेंट ऑफ साइज n। ठीक है, तो एक समझने वाली चीज़ है कि पेरेंट ऑफ 0 जो है, मतलब 1 जो है, वो होगा -1, क्योंकि 1 का पेरेंट तो कोई भी नहीं है ना। एक चीज़ समझने वाली है कि मैंने ये जो ट्री गिवन था वो 1n के फॉर्म में था ना, तो इसमें 0 इंडेक्सिंग नहीं थी। 1 से n-1 के बीच में नोड्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ADJ ऑफ 1, मतलब ADJ ऑफ 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ADJ ऑफ 0 वेस्ट किया, मैं हैश कैट ऑफ 0 वेस्ट किया, पेरेंट ऑफ 0 वेस्ट किया। ठीक है, तो पूरे के पूरे इन तीनों अरेस को मैंने एक एक शिफ्ट करके यूज़ किया है, ताकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो DFS में क्या जाएगा, INT नोड, और ये पेरेंट है। तो पेरेंट अरे n साइज का है, और पेरेंट ऑफ x जो है वो ये बताता है कि x नोड का पेरेंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे अगर पेरेंट ऑफ 8 बोला जाए तो वो हो जाएगा 3, और पेरेंट ऑफ 3 बोला जाए तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अरे ऐसे काम करेगा, पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ पेरेंट ऐसे। अब DFS चलाएंगे। तो DFS में हम चलेंगे फॉर ईच वाला जो लूप होता है वो चलाएंगे। तो फॉर ऑटो, इसको INT कर सकते हैं, INT v in ADJ ऑफ नोड। तो जितने भी नेबर्स हैं किसके, नोड के, उन पे चलना है। ठीक है, मैं DFS कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, DFS ऑफ 1, रूट नोड पे DFS कॉल कर दिए, तो ये सारे नेबर्स पे चलेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ करने की ज़रूरत है मेरे को। हाँ, अब देखो, अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं DFS चला दूंगा V पे। हाँ, तो ये DFS जो है वो रिकर्सन में घुस जाएगा अच्छे से। रिकर्सन में ये, रिकर्सन के डेप्थ में ये चला जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। तो हमको ये करना है कि क्यों नहीं चलेगा। तो अब जैसे 1 पे ये कॉल हुआ, तो 1 के बाद में कॉल होने के बाद ये सारे नेबर्स पे कॉल होगा, क्योंकि 1 के सारे नेबर्स V में आ रहे हैं। तो जैसे कि अब ये 2 पे कॉल होगा, लेकिन अब 2 का नेबर जो है 1 भी है, तो DFS इस डायरेक्शन पे आया है, अब अपवर्ड डायरेक्शन पे भी जाएगा, क्योंकि एक बार 1 के लिए DFS चलेगा तो सारे नेबर्स पे जाएगा 1 के, और फिर उनके बाद नेबर्स के नेबर पे जाएगा। तो 2 के लिए 1 पे जाएगा, फिर से 3 के लिए 1 पे जाएगा, और 4 के लिए भी 1 पे जाएगा। तो ये सारा जो सिनारियो है ये रिकर्सन डेप्थ को इंक्रीज कर देगा, तो ये सही नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक ये जो पेरेंट वाला जो अरे है इसका यूज करेंगे। पेरेंट वाले अरे को यूज करने के लिए यहाँ पे इक्वलिटी असाइन करेंगे कि पेरेंट ऑफ V जो है वो नोड है। ठीक है, और DFS तभी कॉल होगा जब इन दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है। जैसे कि 1 जो है पेरेंट है 2 का, और 2 अगर 1 पे DFS फिर से कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एक इफ लगा सकते हैं कि इफ V इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ नोड, है ना। तो जैसे कि अगर 2 नोड होता है और V 1 होता है जो कि एडजेसेंट है इसके, लेकिन अगर वो नेबर हो गया, अगर वो पेरेंट हो गया, मतलब पहले ही वो DFS कॉल हो चुका है उस नोड पे, तो हमको उसको स्किप करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगेगा कि इफ V इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ नोड। इस चेक को थोड़ा समझने की जरूरत है।
इस 1 के चाइल्ड कौन कौन से हैं, 3, 6 और 7। ऑब्वियसली ये ऊपर वाला नोड भी नेबर है लेकिन वो चाइल्ड नहीं, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना ट्री को, तो हमारे चाइल्ड नीचे लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर 1 का मतलब 3 का, 6 का और 7 सब का पेरेंट क्या है, 1 है। अब अगर मैं 3 पे आया, 3 तो अपने नेबर्स के बारे में बता देगा कि मेरा नेबर 1 है, ये है, ये है। तो लेकिन अगर 1 आया तो एक और रिलेशन है कि 3 का पेरेंट है 1 और नेबर भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि v जो है, 1 जो है, शुड नॉट बी इक्वल टू पेरेंट ऑफ नोड। नोड अभी क्या है मेरे पास, 3 है। इस 3 का पेरेंट नहीं होना चाहिए नेबर। ठीक है, जैसे 3 का नेबर 1 है, वहाँ पे तो जाएगा डीएफएस, लेकिन हम उसको रोकेंगे कैसे, चेक लगाएंगे कि 1 जो है दैट शुड नॉट बी पेरेंट ऑफ 3। तो वो ये चेक अगर है तो डीएफएस कॉल होगा। और ये वाला जो इक्वलिटी है वो इस इफ के अंदर असाइन होना चाहिए कि पेरेंट ऑफ वी जो है वो नोड है, इस वी का पेरेंट नोड है। तो इससे क्या होगा, वो रिकर्सन पे नहीं फंसेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने डीएफएस देख लिया। अब अभी तो मेन क्वेश्चन पे आए ही नहीं। मेन क्वेश्चन था हमको मेंटेन करना है, ये वाला जो आ रहा है हर लीव के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि वो नोड लीव है। ठीक है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, ईच नोड के लिए हम मेंटेन कर सकते हैं आईडेंटिटी काउंट। ठीक है, कितने हमको एडजेसेंट मिल रहे हैं, तो काउंट प्लस प्लस। ठीक है, देखो एक नोड के कितने एडजेसेंट है, तो इफ काउंट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, वो लीव है। इस नोड का कितना एडजेसेंट होगा, केवल एक। इस नोड का कितना एडजेसेंट होगा, केवल एक। तो अगर सारे नेबर्स पे काउंट किए और काउंट की वैल्यू आई 1, तो ये लीव का केस है। इस लीव के लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें होगी। ये काउंट जो है ये हेल्प करेगा मेरे को, किसके लिए मेरे को हेल्प ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो मेरा रेस्टोरेंट है सारे लीव्स में। और एक ग्लोबल काउंट होगा जिसको मैं आंसर बोल देता हूँ। ठीक है, ये आंसर शुरू में 0 होगा। डीएफएस चलने के बाद मेरे को सी आउट आंसर कर देना है। और ये जो आंसर होगा ये नंबर ऑफ रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे वो जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं वो मेंटेन ही नहीं किया, कैसे कैट्स का मैक्सिमम देखना है उस करंट पाथ पे। ठीक है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है, वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सम का जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और ये जो सिंगलटन पाथ है ये बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ को करने में। ठीक है, तो मेरा बेसिकली आइडिया क्या था कि मैं एक पाथ को बेसिकली चंक्स में डिवाइड करूँगा और उस चंक्स में मेरे पास डिस्क्रीट पैकेट्स होंगे। वो पैकेट क्या होंगे, कंटिन्यूअस कैट्स के, और उनका जो काउंट होगा वो एक्स आई ऐसे करके है। और इन सारे का अगर मैं मैक्स ले लूँ तो मेरे को उस पाथ का मैक्स कंटिन्यूअस कैट्स मिल जाएगा और फिर मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये पैकेट्स कैसे आएंगे। ठीक है, और ये देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, डीएफएस, ये वाला जो डीएफएस है पर्टिकुलरली मेरे पास, इसका कुछ प्रॉपर्टी है
ये जिस हिसाब से रन हो रहा है, वो रन का जो मेथड है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। वो हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि देखो, अगर डीएफएस सबसे पहले इस नोड पे चलेगा, फिर वो इस नोड पे चलेगा, फिर इस नोड पे, और फिर इस नोड, यहाँ पे जाने के बाद वो बैक ट्रैक करेगा और बैक ट्रैक करके इस नोड पे आएगा, फिर यहाँ से फिर बैक ट्रैक करके इस नोड पे आएगा, और फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके, यहाँ से बैक ट्रैक करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से बैक ट्रैक करके वो यहाँ जाएगा, और यहाँ से बैक ट्रैक करके फिर से वापस जाएगा, वापस जाने के बाद यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके चलेगा, है ना। तो ये हेल्प कैसे करेगा हमको? अगर मैं कुछ बोल दूं कि ये वाला जो नोड है मेरे पास, ये वाला नोड, ये नोड अपने पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन रख रहा है, ठीक है। जैसे ये नोड है अपने पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन रख रहा है कि करेंटली उसके पास कैट है या नहीं। पहली चीज तो दो चीजें हैं। पहला चीज है कि हैज कैट, उसके पास कैट है या नहीं पर्टिकुलरली नोड के पास, और दूसरा ये है मैक्स टिल नाउ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नोड के पास दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पहला है हैज कैट, क्या उसके पास कैट है, और दूसरा है कि मैक्स टिल नाउ, मतलब कि उससे लेकर के टॉप अप टू रूट तक मैक्स कैट कंसेक्यूटिव कैट का काउंट क्या है, ठीक है। मैक्स कंसेक्यूटिव कैट का काउंट क्या है। बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे पास क्या है, हैश कैट है मेरे पास, मैक्स टिल नाउ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज कर सकता हूं, मैक्स टिल नाउ के लिए एक अरे बना लेते हैं। अगेन ये साइज n का होगा, है ना, ठीक है। हाँ, मैक्स टिल नाउ मेरे पास आ गया, हैश कैट तो मेरे पास है ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि, हाँ, अब अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक काउंट आ जाएगा int कैट्स, ठीक है। ये वाले जो कैट है ना, ये दूसरा कैट है। इस वाले कैट का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले कैट का मतलब है करेंट काउंट, कंसेक्यूटिव काउंट, सही होगा, करेंट कंसेक्यूटिव काउंट, कि करेंटली कंसेक्यूटिव काउंट कितना है। जैसे कि लेट से ये कैट है, ये कैट है, यहाँ पे कैट नहीं है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट है, और यहाँ पे कैट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से चलते चलते मैं इस नोड पे आया, तो मेरा करंट कंसेक्यूटिव काउंट क्या होगा, 2। इस नोड पे वो 1 होगा, लेकिन इस नोड के लिए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैट्स नहीं रहे। और अगर जैसे कि अब इस वाले नोड पे स्टार्ट होगा, तो इस वाले नोड की वैल्यू 1 हो जाएगी, करंट कंसेक्यूटिव काउंट जो है वो 1 हो जाएगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई कैट्स नहीं है ना, जो हो रहा है स्टार्ट यहीं से हो रहा है। अब इस वाले नोड के लिए करंट कंसेक्यूटिव कैट्स का काउंट 2 हो जाएगा, और इस वाले के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये मेंटेन करना है। बहुत बढ़िया। करंट कंसेक्यूटिव कैट्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मैक्स टिल नाउ जो है ऑफ नोड इक्वल टू मैक्स टिल नाउ ऑफ नोड कॉमा कैट्स, और यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इफ मैक्स टिल नाउ ऑफ नोड
इज लेस देन इक्वल टू एम, है ना, लेकिन एम तो है नहीं, एम तो लोकली डिफाइंड है, तो इस वाले एम को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं ताकि दोनों एक्सेस कर पाए, है ना। तो मैक्स टिल नाउ ऑफ नोड जो है अगर लेस देन एम होता है तो ये बिल्कुल काउंट होगा मेरे आंसर में। हाँ, तो मैक्स टिल नाउ असाइंड तो है नहीं, मैक्स टिल नाउ तो उसको असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं मैक्स टिल नाउ ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले डीएफएस में कैट्स पास हुआ है तो यहाँ पे भी एक कैट्स पास होगा। वो कैसे पास होगा इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूँगा कि कॉमा 0, लेट से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे कैट नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि इफ़ हैज़ कैट ऑफ नोड, अगर नोड के पास कैट है तो मैं क्या कर देता हूँ कि कैट्स प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, कैट जो आया था, जैसे इसको यहाँ पे शुरू में मेरे को पता नहीं था कि करंट कैट का काउंट क्या है, तो मैंने 0 पास कर दिया। और उसने क्या किया कि जैसे ही डीएफएस में वो नोड गया उसने चेक कर लिया कि क्या उस नोड में कैट है, और कैट है तो कैट प्लस प्लस कर दिया। ठीक, और ये मैक्स तो मैं लेते ही जा रहा हूँ। अब आया तो यहाँ पे मैं कैट्स पास कर देता हूँ। ठीक है, सेम कैट जो है उसको पास कर दिया। तो बस हो गया मेरा कोड। कि वो चेन ब्रेक हो गया ना, अगर मेरे पास बीच में ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 कर दो करंट कैट को, तो करंट कैट 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर चेन चलता जा रहा है तो पुराना जो कैट का काउंट है उसमें 1 जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स लेते जाओ, अब तक मैक्स कितना मिला है, और उसी मैक्स को एट लास्ट, ये कंडीशन कब होगा बताओ, लीव के लिए पहली बात। और इस सेक्शन पे फंक्शन के इस सेक्शन पे कोड कब पहुंचेगा, जब ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। इस फॉर लूप का एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि सारे के सारे नेबर्स डन हो चुके हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नोड के अगर सारे के सारे नेबर्स डन हो गए तब हम इस सेक्शन में आएंगे और मैक्स ले लेंगे। ये लीव का केस है। तो इस सेक्शन में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये होगा कि पूरा यहाँ पे डीएफएस कॉल होगा सारे नेबर्स पे। ठीक है, और जब सारे नेबर्स डन हो जाएंगे तब ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो थोड़ा सा ये एनालिटिकल चीज़ है, ये सोचने वाली बात है। देख सकते हैं पेन पेपर यूज़ करके, जो भी है अपना तरीका। हो गया, ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं। दो आ तो गया, चार आ रहा है ना।
सारे के सारे नोट्स को ले रहा है ये। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये दिक्कत हो रहा है मैक्स टिल नाउ के वजह से, क्योंकि मैक्स टिल नाउ नॉट हेल्पिंग मच। ये कैट तो ठीक है, ये कैट तो बढ़िया काम कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं सी आउट करा लेता हूँ यार। फॉर ईच नोड मेरे पास कैट्स का काउंट कितना आ रहा है, करेंट कंसेक्यूटिव कैट्स का। देखो एक के लिए तो एक आया है, जो कि सही बात है। 2 के लिए 0 आया है, ये भी सही है। 3 के लिए 2 है, बहुत सही है। फिर 4 के लिए 1 है, 6 के लिए और 7 के लिए 0, 5 के लिए भी 0, बहुत सही। तो मेरा कैट तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये मैक्स गड़बड़ी कर रहा है। ज़्यादा बेटर होगा इसको ना यहाँ पे डिफाइन ही कर दो मैक्स टिल नाउ को, ठीक है। मैक्स टिल नाउ इक्वल टू मैक्स टिल नाउ, मैक्स ऑफ मैक्स टिल नाउ कॉमा कैट्स, और मैक्स टिल नाउ पास कर दो। तो इस अरे का ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पास कर दे रहा हूँ हर नोड के लिए। तो मतलब ऐसा हो रहा है ना क्वेश्चन में कि डीएफएस जो है अपने साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके पहुँच रहा है। जैसे यहाँ पे डीएफएस का पॉइंटर आया, ये अपने साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है। पहली चीज़, पूरे के पूरे जो एंसेस्टर हैं उनका मैक्स इसको पिक करके रखना है। ये मैं बोला ना मैक्स टिल नाउ, और पहला हैश कैट, और एक और चीज़ रख रहा है वो है करेंट कंसेक्यूटिव कैट्स का काउंट, कि करेंटली मेरे पास स्ट्रिक कितना है। जैसे ये स्ट्रिक 2 है, ये स्ट्रिक टूट गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो देखते हैं ट्राई करके। 2 आया, ठीक, सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है। ये टेस्ट केस ऐसा है कि पाथ है सबसे पहले तो दो कैट्स हुए तो दिक्कत हो जाएगा। 2 कंसेक्यूटिव कैट नहीं होने चाहिए, सब पे 1 है, ठीक है। मैक्स टिल नाउ
तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कि सी आउट नोड, उस नोड के करेस्पॉन्डिंग मैक्स कितना है, तो मैक्स टिल नाउ पर्टिकुलरली जो लीव है उसी के लिए ही प्रिंट करके देखते हैं। ओके, गॉट इट। दिक्कत ये हुआ ना कि इसके अंदर मेरा कोड चला जा रहा है। देखो ऐसा है कि एक पे जब ये आया तो एक तो रूट है, लेकिन मेरा कोड कंसीडर कर रहा है कि ये लीव है क्योंकि इसका काउंट 1 है ना, इसका काउंट 1 है। तो इस चीज़ से बच सकते हैं बहुत इजीली। इस चीज़ से ऐसे बचेंगे कि काउंट 1 एंड इस कंडीशन को सेपरेटली डील करते हैं। देखो 1 को हमको कंसिडर करने वाली बात कब आएगी, जब ट्री पे केवल एक ही नोड है ना। इफ इस n को भी ना ग्लोबली ही डिफाइन करो क्योंकि अब दिक्कत हो रहा है। इफ n इक्वल टू 1, देन ये वाली चीज़ करनी है और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज नीचे वाली चीज़ है। बढ़िया। अगर n इक्वल टू 1 है एंड n इक्वल टू 1 है तो एक ही नोड होगा उसमें, और हम मैक्स टिल नाउ उसका निकाल करके छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर मोर देन 1 नोड है तभी ये नीचे आएगा। n इक्वल टू 1 है एंड नोड इज नॉट इक्वल टू 1, नोड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल है और मोर देन 1 नोड है, इसका मतलब वो हमारा लीव नहीं है, वो रूट है। उस रूट को लीव मान के अपना कैलकुलेशन मत करो। वाह, हो गया। एक रॉन्ग आंसर आया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी रॉन्ग आंसर आ जाता है।